दोस्तों, तो आज रेवेन्यू ऑडिट एग्जामिनेशन के पार्ट 2 का ही एक और महत्वपूर्ण विषय इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 1899 का हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा है, 4 नंबर को भी देता है, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और पढ़ना होगा क्योंकि पेपर में 4 नंबर बनता है। तो और इसमें ज़्यादातर कॉमन चीज़ें हैं जो आप सब जानते भी हैं, बशर्ते हम लोग मोटा मोटा इसको चेक कर लेंगे। कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन हम बात करेंगे सेक्शन 9, सेक्शन 12, सेक्शन 17, सेक्शन 15 और सेक्शन 18। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा सेक्शन 56, 59 ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो इसके बारे में जिक्र भी करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे भी। तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो मैंने बता दिया। बाकी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जिनको आप जानते हैं। और इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे ना, बक 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 करने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मोटा मोटी इसको देख लेते हैं हम लोग। इस सेक्शंस को 4 नंबर देता है। डेफिनेशंस में तो पार्ट्स में तो बहुत कम अच्छा आता है, लेकिन इसको देखना होगा। ये जैसा कि मैंने बोला 1899 इंडियन स्टैम्प एक्ट है और इसमें बहुत कुछ जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अंदर ही इंडियन नेगोशिएबल एक्ट, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसमें सिर्फ बहुत कुछ डेफिनेशंस को लिया गया है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़िए, थोड़ा सा उसका मोटा मोटी देख लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे जो डेफिनेशंस है उसी में से उठाए गए हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, बॉन्ड है, कॉन्वेंस है, ड्यूली स्टैम्प्ड है, इम्प्रेस्ड स्टैम्प है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्टीशन है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें से ज़रूर कुछ इस चीज़ को देखिएगा। स्टैम्प, लीज तो आप सबको पता है, लीज जिसको पट्टा बोलते हैं या काबूलियत बोलते हैं। तो ये सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के पार्ट्स हैं। आज भी बहुत सारे लोग लीज पे है, ये चीज़ लीज पे है, ये है, लेकिन इसका एक्ट क्या है, कहाँ से ये लागू होता है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये सब जानिए। लीज इज प्रॉपर्टी, अगर हम लोग लीज प्रॉपर्टी का लेते हैं, लीज बिल्डिंग्स का ले लेते हैं, लीज पे बहुत कुछ लेते हैं, गाड़ियाँ भी ले लेते हैं, बहुत कुछ होता है लीज पे लिया जाता है। आपने सुना होगा 500 दिन का, नहीं वो बोलता है आदमी कि पट्टा लिखवा लिया, 40 साल, 30 साल, 20 साल, 25 साल का पट्टा लिखवा लिया। तो ये चीज़ जानिए, ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है। एक तो ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर बनता है इसीलिए। तो छोटे छोटे चीज़ हैं रेवेन्यू ऑडिट एग्जामिनेशन पार्ट 2 का। तो देखते रहिए। फिर हम चलिए डायरेक्ट एक्ट पे ही चलें। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ के सब जगह लागू है 1 जुलाई 1899 से 1 जुलाई 1899 से। इसका मेन जो ऑब्जेक्ट था कि लागू का कि रिवेन्यू से सिक्योर करना, सिक्योर रेवेन्यू फॉर द स्टेट बाय लीविंग स्टैम्प ड्यूटी ऑन द सर्टेन क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट। डेफिनेशंस मैंने पहले ही बोला कि डेफिनेशन चैप्टर 1 में डेफिनेशंस हैं, और जितने भी डेफिनेशंस हैं इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के ऊपर है। डेफिनेशंस में जैसे बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में जानना तो है। तो ये इंपॉर्टेंट सब डेफिनेशन ही है। कॉन्वेंस इंक्लूड्स ए कॉन्वेंस ऑन सेल एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग पर्सन to another and which is not otherwise specifically provided for by Schedule 1 as the case may be। ड्यूली स्टैम्प जानते होंगे कि अच्छा, आप पहले पुराना आप कबाला वगैरह देखे होंगे। कबाला मतलब कि रजिस्टर पेपर वगैरह देखेंगे। आजकल तो सारा छपा हुआ होता है सब कुछ, लेकिन जब पुराना देखेंगे तो उस पर क्या होगा कि स्टैम्प देखे होंगे, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जिसका जितना वैल्यू होता था उसके ऊपर स्टैम्प होता था। भारत का ब्रिटिश टाइम में भी होता था। ये तो 1899 का है, तो मतलब वो समझिए। तो स्टैम्प होता था, उस पर क्रॉस साइन होता था या क्रॉस किया रहता था। तो वही ड्यूली स्टैम्प, आप सोचिए ड्यूली स्टैम्प, उसका बहुत पेपर बहुत वैल्यू होता था। आज के डेट में भी होता है, आप रजिस्ट्री कराने जाइए। तो आज तो स्टैम्प बहुत कम लगता है, क्योंकि सारा 5000 वगैरह 10,000 वगैरह का सब प्रिंटेड स्टैम्प होते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन वाला स्टैम्प चल गया है। तो आप नए जनरेशन को तो बहुत कम दिखेगा, लेकिन अगर आप पुराना आप अपने खतियान वगैरह देखेंगे, आप कबाला वगैरह, रजिस्ट्री पेपर वगैरह, तो उसमें देखने को मिलेगा। इम्प्रेस स्टैम्प बोला मैंने कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी, जैसे इम्प्रेस स्टैम्प लेबल एफिक्स्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर एंड स्टैम्प्स इम्पोज्ड और इंग्रेज्ड ऑन द स्टैम्प पेपर। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्टीशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्टीशन मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट
वेयर बाई co-owners ऑफ एनी प्रॉपर्टी, co-owners ऑफ एनी प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी दो लोगों में बढ़ती है, तीनों में, चार लोगों में बढ़ती है, तो डिवाइड और एग्री टू डिवाइड सच प्रॉपर्टी इन सेवरिटी एंड इंक्लूड्स आल्सो है फाइनल ऑर्डर फॉर इफेक्टिंग ए पार्टीशन पास बाई एनी रेवेन्यू अथॉरिटी और एनी सिविल कोर्ट एंड एन अवार्ड बाय एन आर्बिट्रेटर डायरेक्टिंग ए पार्टीशन। जब कोई भी बंटवारा होता है तो बंटवारे का जो लीगल पेपर वगैरह जब तैयार होते हैं उसके ऊपर जो टर्म्स जो है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्टीशन बोलते हैं। लीज सभी लोग जानते हैं, जैसे बोला भी मैंने पहले ही बोल दिया था इसके बारे में, पट्टा या काबूलियत वगैरह है। अच्छा, ये चीज़ जो मॉर्टगेज डेट आजकल तो बहुत लोग जानते होंगे, मॉर्टगेज डेट के बारे में पहले लोग नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि पहले क्या है कि आदमी लोन वगैरह कम लेता था। अभी जितना भी है लोग फ्लैट के लिए, हाउसिंग लोन के लिए, ज़मीन वगैरह परचेज करने के लिए लोन लेने लगा है। तो ये चीज़ जानते हैं मॉर्टगेज वगैरह रख देने का मतलब कि क्या है कि आप सामान, क्या बैंक से आपने 50 लाख रुपए का एक लोन लिया, एक फ्लैट ले लिया, और फ्लैट जब तक आपका चल रहा है, लोन चल रहा है, तो आपका फ्लैट का जो रजिस्ट्री पेपर वगैरह जो भी है वो बैंक के पास रहता है। तो एक तरह से वो आपका, आप उसमें रह रहे हो, घर इस्तेमाल वगैरह सब कुछ कर रहे हो, लेकिन घर जो है बैंक के पास गिरवी पड़ा है, उसको बोलते हैं मॉर्टगेज डेट। तो इसको आप समझ गए होंगे, डेफिनेशंस वगैरह देख लीजिएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी, इसको आप बहुत से लोग जानते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी एक अपने पावर को दूसरे को दे देना। पावर अटॉर्नी पेपर बनता है तो उस पर भी ड्यूली स्टैम्प्स वगैरह होते हैं, कोर्ट फीस लगता है, बहुत कुछ होता है। सेटलमेंट्स का मतलब समझते हैं कि एनी टेस्टामेंट्री डिपोजिशन इन राइटिंग और ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेटलर अमंग हिज फैमिली और those for whom he desires to provide or for the purpose of providing for some persons depended on him or for any religious or charitable purpose and includes an agreement or in writing to make such a deposition। सेक्शन 3 ओनली पढ़ लीजिएगा, इतना बड़ा बड़ा सेक्शन नहीं आता है। चैप्टर 2 में सेक्शन 3 है, सिर्फ पढ़ के जाइएगा, कुछ आ गया तो ठीक है, लेकिन चांस कम रहता है सेक्शन 3 से आने का। सिर्फ डेफिनेशंस टाइप का एक चैप्टर है सेक्शन 3। तो ये सेक्शन 3 ही थोड़ा लार्ज हो जाता है। सेक्शन 3 का एक पार्ट जो है कि प्रोवाइडेड एट नो ड्यूली सेल बी रिचार्जेबल रिस्पेक्ट एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल, ट्रांसफर और अदर डिस्पोजिशंस एदर एब्सोल्युटली और बाय वे ऑफ मॉर्टगेज और अदरवाइज ऑफ एनी शिप और विजल्स और एनी पार्ट इंटरेस्ट शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन और इन एनी शिप or vessels registration registered under the Merchant Shipping Act 1894, Act number 57 and 58 with C60 or under Act 19 of 1838, Act number of the Indian Registration of Ship Act 1841 as amended by the subsequent act। तो ये सेक्शन 3 ही है। मैंने बोला सेक्शन 3 थोड़ा बड़ा है। इसमें सेक्शन 3 में ये पार्ट 3 को 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 जब आया उसको थोड़ा अपग्रेड किया गया। सेक्शंस 4 ये भी डेफिनेशंस टाइप का ही है। सेक्शंस 4 आता जाता इसमें से कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बोला जैसे कि पढ़ना होगा, थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। सेक्शन 5 एनी इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्प्रोमाइजिंग और रिलेटिंग टू सेवरल डिस्टिंक्ट मैटर्स shall be chargeable with the aggregate amount of the duties with which separate instruments each compromising or relating to one of such matters would be chargeable under this act। सेक्शन 6 भी देख लीजिएगा। सेक्शन 9 जैसा कि मैंने बोला इम्पोर्टेंट सेक्शन आ गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, जरूर पढ़िएगा, देखिएगा। द गवर्नमेंट में बाय रूल और ऑर्डर पब्लिश एनी ऑफिशियल गेजेट रिड्यूज और रेमिट वेदर प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली, या तो आगे से या तो पीछे से, पीछे की किसी भी डेट से कोई भी जो स्टैम्प ड्यूटी का रेट है उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है, कभी भी कहीं से भी। तो ये देखिएगा पार्ट बी कहता है प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन और कंसोलिडेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस एंड इन द केस ऑफ इश्यूज बाई any incorporated company or other body corporate or of transfers where there is a single transfers whether incorporated or not or debentures bond of other marketable securities। तो सेक्शन 10 देख लीजिएगा, सेक्शन 10, सेक्शन 11 भी देख लीजिएगा।
अब इम्पोर्टेंट सेक्शन 12, मैंने बोला 9 12 पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 12 आता है क्वेश्चन, इसमें से 12 पे से जरूर आता है। वो एवर फिक्स एनी एडहेसिव स्टैम्प टू एनी इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विद ड्यूटी विच हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन शैल विन एफेक्सिंग सच स्टैम्प कैंसिल द सेम सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। हाँ, ये देखिए सेक्शन 12 में क्या कहता है कि जो आप कभी भी अगर स्टैम्प वगैरह जो ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह इस्तेमाल करते स्टैम्प इस्तेमाल करते हैं तो वो ड्यूली क्रॉस्ड होना चाहिए, फिक्स जो हो जाए बिल्कुल क्रॉस होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। और अगर कैंसिल नहीं होगा तो उसको क्या करेगा कि अनस्टैम्प माना जाएगा। ये ध्यान रखिए, देखिए साफ साफ बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट बियरिंग एन एडहेसिव स्टैम्प विच हैज़ नॉट बीन कैंसल सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। कैंसिल इसलिए कहते हैं कि ये दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। और सेल सो फैट सच स्टैम्प इज कंसर्ड टू बी डीम्ड टू बी अनस्टैम्प्ड, तो इसको अनस्टैम्प माना जाएगा। इसीलिए जब भी आपने कहीं अगर पुराने कबाला में भी देखा होगा या अभी वर्तमान में भी कुछ होता है कि कोई ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं जो 5,000 से ज़्यादा का रहता है तो 1 रुपये का हम लोग रिवेन्यू स्टैम्प लगाते हैं जब, तो उसको क्रॉस कर देते हैं, उसके ऊपर साइन कर देते हैं कि दोबारा वो इस्तेमाल ना हो सके। अब ये चीज़ जान लीजिए कि क्यों करना पड़ता है, कि वो उसको अगर नहीं करेंगे, वो अगर वैसे का वैसे रहेगा, भले आपने रिवेन्यू दे दिया है लेकिन वो इनवैलिड माना जाएगा, अनस्टैम्प माना जाएगा। द पर्सन रिक्वायर्ड टू बाई सब सेक्शंस बाई कैंसिल एन एडहेसिव स्टैम्प में कैंसिल इट बाय राइटिंग और अक्रॉस द नेम इट्स नेम और इनिशियल्स और द नेम। देखिए कैसे करना है उसको, कैंसिल क्रॉस करके करना है, नाम लिख के करना है, साइन करके करना है, और जैसे करना है कि आधा उस पर रहे और आधा पेज पे जाए। सेक्शन 13 14 ये भी देख लीजिएगा। 15 कहता है कि 13 और 14 जो है सेक्शन 13 एंड 14 एवरी इंस्ट्रूमेंट सिटेन इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ सेक्शन 13 और सेक्शन 14 शैल बी डीम टू बी अनस्टैम्प्ड। तो 15 जो है 13 और 14 का ही बारे में है। सेक्शन 17 मैंने बोला था कि जैसे पहले ही शुरू में बोला था, सेक्शन 9, सेक्शन 12, सेक्शन 15 और सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विद ड्यूटी एंड एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन इन इंडिया शैल बी स्टैम्प बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जो स्टैम्प ड्यूटी या ड्यूटी लगाया जाता है, स्टैम्प लगाया जाता है, या तो जब एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसी समय लगाया जाए या उससे पहले लगाया जाए, बाद में नहीं। रजिस्ट्री वगैरह हो जाने के बाद नहीं लगता है, वो बिफोर होता है, पेड बिफोर, पहले ही लगा देना है। सेक्शन 18 कहता है कि अगर कोई चीज़ जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है और वो इंडिया में आता है तो विद इन 3 मंथ्स, आने के 3 महीने के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने बोला था कि सेक्शन 17 18 है, समय याद रखिए, 3 महीने के अंदर वो स्टैम्प हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा, नल हो जाएगा। वेयर एनी सच इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट विद द रेफरेंस टू द डिस्क्रिप्शन टू स्टैम्प ऑफ स्टैम्प प्रिस्क्राइब बिफोर बी ड्यूली स्टैम्प बाय प्राइवेट पर्सन, इट मे बी टेकन विद इन द सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स टू द कलेक्टर। कलेक्टर के पास 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। हु शैल स्टैम्प द सेम इन सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट में बी रूल प्रिस्क्राइब विद द स्टैम्प ऑफ सच वैल्यूज एज अ पर्सन सो टेकिंग सच इंस्ट्रूमेंट्स में रिक्वायर एंड पे फॉर। सेक्शन 20 भी देख लीजिएगा, आता नहीं है सेक्शन 20, लेकिन इसको थोड़ा इस तरह से समझिए कि ये एक सेक्शंस को कवर अप करने का है। वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज चार्जेबल विद दैट वॉल्यूम ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी एक्सप्रेस्ड इन एनी करेंसी अदर देन दैट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो है इंस्ट्रूमेंट जो है अदर देन इंडियन करेंसी का करते हैं, पॉन्ड में, युआन में, डॉलर में, जिस चीज़ में करते हैं, तो उसका जो वैल्यू जो निकाला जाएगा इंडियन करेंसी में निकाला जाएगा। इंडियन करेंसी में जो वैल्यू होगा उसमें निकाल के उसके हिसाब से आपको एक्सचेंज करके रेट ऑफ एक्सचेंज तो स्टैम्प देना होगा। ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन 20 यही कहता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजेट इसको प्रिस्क्राइब रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज तो पहले होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करती थी, अभी तो रोज़ रेट ऑफ एक्सचेंज देखिएगा, सुबह अलग रहता है, दोपहर रहता है अलग, शाम को अलग रहता है, लेकिन गवर्नमेंट जो नोटिफाई करती है उसी के हिसाब से आपको करना रहता है, आपको मार्केट के हिसाब से नहीं करना है। सेक्शन 23 27 पढ़ लीजिएगा, अच्छा सेक्शंस है। जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है, जो आने वाले सेक्शन थे। सेक्शन 29 इंपॉर्टेंट क्यों है
क्योंकि इसमें जो सारे फॉर्म्स और नंबर के बारे में बात किया गया है, ये चीज़ आ जाते हैं। देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द प्रॉपर स्टैम्प शैल बी बोर्न इन द केस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब इन एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ शेड्यूल 1। आर्टिकल ऑफ शेड्यूल 1 का नेम है, जो जितने भी फॉर्म्स वगैरह हैं आपको ये जानना होगा उसके हिसाब से। और बहुत से लोग इसके फॉर्म्स को तो देखे हैं, साइन भी किए हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। जैसे बैंक वगैरह में आप जो सिक्योरिटी बॉन्ड साइन करते हो, फॉर्म नंबर 57 है। सेटलमेंट, जब लोन सेटलमेंट हो 58 जो है, ये सारे बहुत सारे लोग पे फॉर्म पे साइन करते हैं। 62 जो आप पॉलिसी वगैरह लेते हो तब उस समय बॉन्ड्स सिक्योरिटी वगैरह, लेकिन आदमी फॉर्म के बारे में जानता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने व्यवहारिक रूप से यूज किया हुआ है, लेकिन आप जानते नहीं है कि किस सेक्शंस के तहत, कौन से कानून के तहत है। तो देख लीजिए, जैसे फॉर्म नंबर 2 है एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड है, नंबर 6 एग्रीमेंट रिलेटिंग टू डिपॉजिट और टाइटल डीड्स बॉन्ड और प्लेस, नंबर 13 बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 15 बॉन्ड होता है, नंबर 6 बॉटमरी बॉन्ड, 26 कस्टम बॉन्ड, 27 डिबेंचर, 32 फर्दर चार्ज, नंबर 34 इंडेमनिटी बॉन्ड, नंबर 4 मॉर्टगेज डीड, नंबर 4 जब आप बिल्डिंग साइन वगैरह करते हो, बैंक से लोन लेते हो, पहले एडवांस में मॉर्टगेज डीड साइन करा लेता है, और जैसे ही आप का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्री पेपर अपने पास रख लेता है, लोन आपको दे देता है। नंबर 49 प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट के बारे में भी बहुत से लोग जानते होंगे, डेफिनेशन ज़रूरत नहीं है, बस आप ये फॉर्म्स वगैरह देख लीजिए। ये बोला 29 भी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें ये सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो इसको, वो फॉर्म्स को तो देखिएगा एकदम सरसरी निगाह से, ज़रूर याद करिएगा, आते रहते हैं, और ये पढ़ के जाइएगा बस। सेक्शन 56 मैंने बोला भी था, सेक्शन 56 वगैरह कि इसके बारे में जो पावर एक्सरसाइजेबल ए कलेक्टर शैल इन ऑल केस बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। 57 चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी में स्टेट एनी केस रिफर टू इट एंड अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 और अदरवाइज कमिंग टू इट्स नोटिस एंड रिफर सच केस। ये चैप्टर 6 से है। विद इट्स ऑन ओपिनियन देयर टू द हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट if it's arise in state and to high court state as stated under this section if it arise in union territory। सेक्शन 58 हाई कोर्ट्स के बारे में, उसका पावर वगैरह के बारे में बताता है रिगार्डिंग इसके। सेक्शन 59 देख लीजिए, ओनली पॉज करके आप इसको देखिएगा। The court shall send to the revenue authority by which the case was stated a copy of such judgment under the seal of the court and the of the revenue sand। तो आप इसको मोटा मोटी पढ़ के जाइए, जो चीज़ बोला मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ उसको देखिएगा। आप मिलते हैं अगले सेक्शंस में जल्दी से, अगले में इनकम टैक्स रूल्स के साथ। तब तक के लिए बाय। आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और इसको ज़रूर पढ़िएगा। मैंने जैसे एक बार फिर से बोल देता हूँ, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 जो है 1 जुलाई 1999 से लागू हुआ, 1899 में लागू हुआ। और इसके जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक सेक्शन 9, सेक्शन 12, सेक्शन 15, सेक्शन 17, सेक्शन 18, 19, 23 और हमारा क्या था सेक्शन 29। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस था, इनको पढ़ के जाइएगा। मिलते हैं, बाय, हरे कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू, धन्यवाद।